हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी लोगों को नवरात्र और रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। ये बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है सभी के लिए। तो आप लोग पवित्र काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए और जो है खूब सारी खरीदारी आप लोगों ने करी ली होगी। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, त्यौहार भी मनाइए और खूब जम के मेहनत कीजिए, जिससे कि 12 जून का जो एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो हमने कहा था अब हम जो है अपवाह तंत्र पढ़ाएंगे, यानी नदी तंत्र अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में कहा था, तो हम लोग अब उसको स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हमारी तैयारी थोड़ी आगे बढ़े। लेकिन अगर अभी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग तुरंत कर लीजिए और मैक्सिमम लोगों तक, मैक्सिमम फ्रेंड्स तक अपना शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को कुछ न कुछ लाभ मिले और अपनी बुक भी पढ़ते रहिए, हमारा वीडियो भी देखते रहिए। तो चलिए हम अपवाह तंत्र की चर्चा करते हैं, यानी जो है रिवराइन सिस्टम, फ्लो सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम की चर्चा करते हैं। देखिए ड्रेनेज सिस्टम है क्या? जब कोई जो है निश्चित मार्ग से किसी निश्चित जो है रास्ते को ले करके कोई अगर जल का प्रवाह होता है तो उसे हम अपवाह तंत्र, अपवाह कहते हैं। अपवाह मतलब फ्लो। तो जब किसी निश्चित पाथ से होकर के जल आगे बढ़ रहा होता है तो उसी को हम जो है अपवाह कहते हैं। लेकिन जब एक सिस्टम कैसे बनता है, अपवाह तंत्र कैसे बनता है, ड्रेनेज सिस्टम, बहुत सारे जो है जल के स्रोत हैं, वो कोई न कोई रास्ता अपना निश्चित पकड़ते हैं। तो इन सभी जो है जल स्रोतों का जो अलग अलग रास्ता, और सब सिस्टम को मिला के हम जो है ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र कहते हैं। अब अपवाह तंत्र जो है एक पैटर्न भी फॉलो करता है। पैटर्न फॉलो करता है कि जैसे इस पे किस किस चीज पे डिपेंड करता है, पहले इसकी चर्चा हो जाए। तो अपवाह तंत्र किस पे डिपेंड करता है, किस तरह से सिस्टम कैसे पैटर्न फॉलो करता है, किस ढंग से पानी आगे बढ़ रहा होता है, फ्लो कैसे करता है। कई बार देखें कि कुछ ऐसे ही आपने पढ़ाई होगा, वृक्ष नुमा सुना होगा आपने, जाली नुमा या वृक्ष नुमा सुना होगा। रेखीय एक सीधी रेखा में पानी बहता है। कई बार एक पहाड़ी ढाल से चारों तरफ पानी बहता है, इस तरह से चारों तरफ पानी बहता है, जो है जिसको हम रेडियल पैटर्न बोलते हैं। रेखीय पैटर्न उसको तो बोलते हैं, जो सीधा बहता है उसको रेडियल बोलते हैं। तो डेंड्रियाटिक सिस्टम है, ट्रेलिस सिस्टम है, बहुत सारे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो मतलब कि जो अपवाह तंत्र जो हमें पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें दो चीज़ों में ध्यान देना है। अपवाह तंत्र हमारा दो से, एक तो नदियों के ही बारे में चर्चा होनी है ज़्यादातर, और दो है सिस्टम हमारे यहाँ। जैसे एक हिमालयी नदी तंत्र है पूरा, हिमालयन रिवर सिस्टम है पूरा, और दूसरा प्रायद्वीपीय भाग यानी भारत के ऊपर वाला, जहाँ ग्लेशियर से लेकर के यानी हिमालय रीजन से लेकर के और बंगाल की खाड़ी तक जो गिरती है नदियाँ यहाँ ऊपर ऊपर, जैसे आपकी जो है सिंध हो गई, गंगा हो गई, जमुना हो गई, जो है ब्रह्मपुत्र हो गई, इन नदियों, तीस्ता, अपना गंडक, कोसी, इनके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद में जो है हम लोग प्रायद्वीपीय भाग में, जैसे आपकी नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, कावेरी, जो है ये सभी नदियों के बारे में, हम नीचे की तरफ जो नदियां हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हिमालयन नदी सिस्टम, जिसमें हम लोग सबसे पहले सिंधु की चर्चा करेंगे। तो पहले हिमालयन नदी सिस्टम और प्रायद्वीपीय नदी सिस्टम जो है नदियां हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। ऐसा हम इसलिए सीख रहे हैं कि अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आती है, कौन किसकी सहायक नदी, वो किसकी सहायक नदी, इस टाइप के क्वेश्चन की उम्मीद आप लोग ना ही करें। एक क्वेश्चन जो है फंडामेंटल रहता है, थियोरेटिकल एक क्वेश्चन जरूर रहता है, मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में। कि जब आपको यह है, जैसे कथन ये है, कारण ये है, या दो कथन दे दिए, कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, तो उससे आपका एक क्वेश्चन वहां से कंफर्म सही हो जाए। देखो रटने वाला तो कोई भी रट लेगा, समझने वाला थोड़ा समझ लीजिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जैसे हिमालयन नदी सिस्टम, प्रायद्वीपीय नदी सिस्टम में कुछ अंतर है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो जो है वो उस क्वेश्चन का जवाब देना बहुत ईजी हो जाएगा, जो क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है। जैसे हिमालयी नदियां हैं, यहाँ प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इनके कुछ विशेषताएं हैं जो सीधा क्वेश्चन से रिलेटेड है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, सीधा क्वेश्चन की चर्चा हो रही है यहाँ पे। पहले हिमालयन नदी सिस्टम सदा नीरा, यानी 2 बार पानी मिलता है साल भर में। जैसे सदा नीरा मतलब ऑलवेज वाटर उसमें अवेलेबल रहता है। व्हाई दे आर जो है ऑलवेज फ्लोइंग, जो है रिवर, वो क्या बोलते हैं, वाटर फ्लो इसमें मेंटेन रहता है। क्यों इसलिए रहता है? क्योंकि ये ज़्यादातर हिमालयी जो नदियां हैं, चाहे वो सिंधु हो गई, गंगा हो गई, जो ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सारी नदियां ग्लेशियर के पिघलने से, यानी बर्फ पिघलने से ही स्टार्ट होती है, वहीं से तो निकलती है। जैसे गंगा देख लिए, गोमुख से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, तो वहाँ बहुत बड़ा ग्लेशियर, बहुत बर्फ से ही शुरू होती है, इसलिए वहाँ पे पानी है। दूसरी तरह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जब बारिश होती है तो ढेर सारा पानी नदियों को मिलता है। तो ये 2 कारण है कि ये सदा नीरा है, हमेशा इसमें पानी रहता है।
हिमालयी नदियों में, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां ऋतुनिष्ठ है, यानी एक बार पानी मिलता है जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आप अच्छे जानते हैं साउथ में कहीं भी जो है बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ नहीं है कि बर्फ पिघलेगी और उनको पानी मिलेगा, तो बहुत कॉमन सी बात है कि ये ऋतुनिष्ठ है, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जब बारिश होती है पानी मिलता है तो वही फ्लो होता है। हाँ, एक अपवाद मात्र वो है कावेरी नदी, जब लौटता हुआ मानसून, जब जो है उत्तर पश्चिमी मानसून जब लौट रहा होता है तो वहां जाके बारिश होती है तो कावेरी नदी को पानी मिलता है, वो दैट इज एक्सेप्शन, ये एक अपवाद की तरीके से। लेकिन नॉर्मली ऑल द रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून ओनली। ठीक है, अब आते हैं द्रोणी विशाल। द्रोणी विशाल मतलब जल संग्रहण का क्षेत्र विशाल है, बड़े एरिया से जल को इकट्ठा लेती है। हिमालय नदियों का जो जल संग्रहण क्षेत्र है वो बहुत विशाल है, और जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र यानी जो अपना ये जहाँ से ये अपना लेती हैं जल आसपास के एरिया से, वो थोड़ा कम एरिया से लेती हैं, यानी छोटी द्रोणियाँ हैं यहाँ पे। हम आते हैं थर्ड पे, ये अधिक लंबी है, यानी हिमालय नदियाँ अधिक लंबी है, समुद्र से दूर है। जैसे आप देख लीजिए गंगा कहाँ से बहती है, आप हरिद्वार, पहले तो गोमुख गंगोत्री से निकलते यहाँ से आप क्या जो है टिहरी डैम होते होते जब केदार यहाँ पर पहुँचती, हरिद्वार पहुँचती है, हरिद्वार से फिर आगे बढ़ते हुए पूरा जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कवर करते हुए और बिहार जो है झारखंड पश्चिम बंगाल और फरक्का जाके वहाँ पर हुगली होते हुए और बंगाल की खाड़ी में मिलती है सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र आती है। तो कितना बड़ा सिस्टम है, यानी समुद्र से दूर भी है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ छोटी दूरी की हैं, जैसे नर्मदा ताप्ती। नर्मदा देखिए अमरकंटक से निकली और सीधा जो है पश्चिम की तरफ बह के और यहाँ खंभात की खाड़ी के पास यहाँ जाके पहुँच गई अरब सागर में। इसी तरह ताप्ती भी छोटी दूरी करती है, और नीचे जो भीमा, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ भी जो है बहुत कम दूरी कवर करती है, उतनी दूरी नहीं कवर करती जितना कि ये हिमालयन नदियाँ बड़ी लंबी दूरी होके जाके बहती, उतना सिस्टम इनका नहीं है। और जो है चौथा है समुद्र से में कम गिरती। समुद्र से कम गिरती हैं, इसका मतलब समुद्र में कम गिरने का मतलब ये हुआ ज्यादातर नदियाँ किसी की सहायक बन जाती हैं। जैसे आप पूरा देख लीजिए, काली, गंडक, घाघरा, कोसी, तीस्ता, ये सब जो है गंगा की सहायक नदियाँ बन जाती हैं तो हिमालयन नदियाँ, लेकिन ये समुद्र में कम गिरती हैं, यानी कम नदियाँ हैं जो समुद्र में गिरती हैं हिमालयन वाली, ज्यादातर जो है किसी न किसी की सहायक बन जाती है। जबकि तीव्र ढाल होने के कारण प्रायद्वीपीय नदियाँ सीधा समुद्र गिरती है, चाहे नर्मदा ले लो, ताप्ती ले लो, गोदावरी ले लो, कृष्णा ले लो, महानदी देखो, तीव्र ढाल है, सीधा जाके समुद्र में गिर गई। तो ये है इसके पीछे कहने का मकसद। और ये देखिए हिमालय नदियाँ गहरी घाटियाँ बनाती हैं, गार्ज बनाती हैं, खड्ड, बहुत बड़े बड़े खड्ड। जैसे आप जानते हैं सिंधु नदी जैसे ही भारत में प्रवेश करती है, दमचौक के निकट बहुत गहरे खड्ड का निर्माण करती है। कहाँ सिंधु नदी जब वहाँ यहाँ तिब्बत से निकलती है, यहाँ जो चाइना यही से वहीं से आती है, तो वहाँ से जब जो है भारत में प्रवेश करती है दमचौक में, बहुत गहरे खड्ड का निर्माण करती है, बहुत तीव्र ढाल के साथ गिरती है नीचे और बहुत बड़ा खड्ड का निर्माण होता है। गहरी घाटियाँ, हिमालय नदियाँ जितनी हैं वो बहुत गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं, गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं, खड्ड का निर्माण करती हैं। जबकि रॉकी माउंटेन्स के ऊपर, रॉकी सरफेस के ऊपर, यानी कठोर चट्टानों के ऊपर से गुजरने के कारण प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है बहुत गहरे खड्ड का निर्माण नहीं कर देती, उथली होती है, ये उथली, क्योंकि इनका सरफेस रॉकी है, इनकी चट्टान, ये प्रायद्वीपीय भाग पूरा भारत का कठोर है, तो इन कठोर चट्टानों के ऊपर से गुजरने के कारण ये प्रायः उथली होती हैं, बहुत इनमें जो है गहराव नहीं होता है। छठी बात आती है, मैदानी भागों में लंबी दूरी करती है तय नाव्य है, यानी नौका योग्य है। नाव जैसे आप देख लीजिए गंगा में आप कहीं से भी उठा लीजिए नाव, इलाहाबाद से सीधा बंगाल तक चले जाइए, नाव चलती है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भाग की नदियां हैं वो एक तो उनमें पानी हमेशा नहीं रहता, दूसरी बात उनके बीच बीच में जलप्रपात बने हुए हैं, यानी वाटरफॉल्स हैं, तो इसलिए जो है वो पूरा हर जगह वहाँ पे नाव नहीं चलती है। कुछ जगहों पे जब लास्ट में वो डेल्टा बनाती हैं, डेल्टाई रीजन के, जो डेल्टाई प्रदेश जहाँ नजदीक डेल्टा शुरू हो जाता है वहाँ पे नाव चलती है बस प्रायद्वीपीय नदियों में। इसी तरह मैंने ये जो है ये जो हिमालयन नदी सिस्टम है ये घुमावदार सांप की तरह नदी विसर्प बनाती है, इस तरह से नदी ऐसे ऐसे विसर्प बनाती है, इस तरह से नदी विसर्प बनती है। क्यों? इधर की जो हिमालयन आपको पता है ये नवीन पर्वत है, नवीन मोटदार पर्वत अभी बनी रहा है, ये पूरा रीजन में मिट्टी मुलायम और भुरभुरी है, तो पानी को काट के घूमने फिरने का मौका मिल जाता है। जबकि साउथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा मान लीजिए एग्जाम में कि ये हिमालय नदियाँ नदी विसर्प बनाती है या प्रायद्वीपीय नदियाँ विसर्प बनाती हैं, आप कंफ्यूज रहेंगे सही है गलत है क्यों। रीजन आप जानिए, इससे मिट्टी भुरभुरी है, मिट्टी मुलायम है, तो जो इधर हिमालयन रीजन की जो मैदानी भाग में जो बहती है तो मिट्टी भुरभुरी होने के कारण ये जो है
ये सॉफ्ट होने के कारण जो है सरफेस सॉफ्ट होने के कारण घुमावदार तरीके से बह लेती है, जबकि जो है ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालय नदियों की बात है, विसर्प बनाती हैं। तो जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं सीधी रेखा में इसलिए बहती हैं, ज़्यादातर भ्रंश घाटी से बहती है, पहली बात। दूसरी, प्रायद्वीपीय भाग पूरा ज़्यादा कठोर है, रॉक की सरफेस है, यानी चट्टान कठोर है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर विसर्प नहीं बनता, बल्कि ये रेखीय पैटर्न में बहती है आगे। एक बात यहाँ पर जो है इतनी समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा एक और देखते हैं, एक और इसमें कोई चीज़ जो है छूट रहा था, एक पार्ट और जो कि एक रीजन था इसमें जो है, उसको देखते हैं। हाँ, हिमालयी नदियाँ प्रायः मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। हिमालयी नदियाँ जो है जैसे सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाते हैं, यानी दो नदियाँ इधर मिल रही है तो इधर मिल रही, तो ये पूरा ऐसे कटा ये पूरा डेल्टा बनाती है। पूरा जब समुद्र में मिलने से पहले ये जो है ऐसे ऐसे पैटर्न फॉलो करती है, बीच में जमीन होती है, उसे डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा बनाती हैं ज़्यादातर हिमालयी नदियाँ। ये अक्सर आ जाए कथन में, हिमालयी नदियाँ ज़्यादातर डेल्टा बनाती है। आप सोचो हिमालयी बनाती है या प्रायद्वीपीय बनाती है? हिमालयी नदियाँ, प्लीज रिमेंबर इट, हिमालयी नदियाँ फॉर्म्स डेल्टा एट देयर एंड, जबकि जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग की जितनी नदियाँ हैं वो ज़्यादातर एस्चुरी का निर्माण करती है। जैसे खंभात की का ऐसे लास्ट में इस टाइप से बन जाएगा स्पेस, इस टाइप से इधर से मान लो नदी आ रही है तो ऐसे इस टाइप से बन जाएगा एस्चुरी, यानी एक तरह से आगे चल के गड्ढा टाइप बनेगा। लेकिन ये डेल्टा प्रदेश का निर्माण कम करती है, डेल्टाई कम है। तो एक इतनी सारी बात होगी। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात यह है कि आप लोग जैसे देखते हैं कौन सी नदी दाहिने साइड से मिल रही, कौन सी बाएं साइड से मिल रही, उसको जाने कैसे? कौन सी नदी दाहिने साइड से मिल रही, कौन सी बाएं साइड से मिल रही, उसको जानने का एक बहुत बढ़िया चीज बताते हैं हम आपको, कि कभी कोई डाउट ना हो, कभी कोई डाउट नहीं होगा कौन नदी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, किसी ने पूछ लिया तीस्ता नदी, मान लो गंडक नदी गंगा में जो है दाहिने से मिल रही है, बाएं से मिल रही है, कैसे आप जानेंगे? तो बहुत सिंपल बात है, जिधर को नदी फ्लो कर रही होती है, जिधर को नदी फ्लो कर, मान लीजिए ये नदी गंगा है, ऐसे फ्लो कर रही, ये ऐसे फ्लो कर रही नदी, जिधर की तरफ फ्लो हो रहा है, यानी इस तरफ फ्लो हो रहा है। फ्लो कहाँ से हो रहा है? इस तरफ हो रहा है, पूरब की तरफ हो रहा है। आप जिस तरफ फ्लो हो रहा है उसी तरफ मुंह करके अपने आप को सोचिए। अब आपके बाएं हाथ जो पड़ेगी बाएं और दाहिने हाथ जो पड़ेगी, अब ये जो है इधर से जितनी नदियां मिलेंगी, हम उस तरफ मुंह करके खड़े हों जिस तरफ फ्लो हो रहा है, तो इधर से जितनी मिलेंगी वो बाएं हो जाएगी, आप इधर से ऐसे मुंह करके देखिए, और जो इधर से मिलेंगी वो दाहिने हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। तो बायां और दाहिना की। अब सिंधु इधर से बहती है, अब सिंधु की बात अगर कर लें तो गंगा की बात हमने करी। अब सिंधु नदी की अगर बात कर लें हम लोग, सिंधु नदी ऐसे बहती है, ऐसे आके ऐसे बहती है, इस तरह से बहती है, इस तरह से। तो ये सिंधु नदी का आप जानते हैं यहाँ से निकलती है जब चाइना से, तो भारत में होते हुए फिर इधर पाकिस्तान से अरब सागर में आके गिरती है। तो हम इस तरह मुंह कर लें तो इधर से मिलने वाली जो नदियां हैं, इधर से मिलने वो दाहिनी हो जाएंगी, और इधर से मिलने वाली नदियां इनमें बाएं हो जाएंगी। जैसे आपका इधर से आती है, यहाँ ना बना के थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं इसको, जैसे ये आपका ये आ गई सिंधु नदी, मान लो इधर जा रही है, ठीक, इधर काबुल नदी मिलती है, तो ये दाहिने हुई बाएं हुई, हम इस तरह मुंह करके खड़े, ये दाहिने हो जाएगी। और हमारी जो है आपकी झेलम चिनाब, जो है झेलम चिनाब रावी ब्यास, ये सब जो हो रही हैं, ये कौन सी हो रही हैं? अब ये बाएं से मिल रही हैं, हम इस तरह मुंह करके खड़े तो लेफ्ट साइड से जाके मिल रही हैं। तो ये समझ लीजिए बायां और दाएं का सिस्टम। अब हम लोग कुछ नदी पैटर्न की बात कर रहे थे, किस हिसाब से जो है जो ड्रेनेज पैटर्न की बात कर रहे थे। एक बार क्वेश्चन आया था, आता भी है, तो आप उसको पहचानेंगे कैसे? जैसे प्लेन एरिया में, जहाँ प्लेन होता है, ढाल कम होता है, वहां पे जो है नदियां कई बार ऐसा होता है इस तरह से बहती, जैसे वृक्षों का, जैसे वृक्षों की डालियां होती हैं इस टाइप से, ऐसे 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 बहती हैं, इस तरह से बहती हैं। मैदानों में उनके पास तमाम साधन होते हैं, ऐसे इसमें एक ब्रांच इसे इधर जुड़ जाएगी, एक ब्रांच इधर जुड़ जाएगी, एक ब्रांच ऐसे, एक वृक्ष की एक टहनी टाइप जैसे कई जगह फैली होती है इस टाइप से। तो एक वृक्ष नुमा, इसको डेंड्रियाटिक पैटर्न बोलते हैं। यानी समतल मैदानों में कई बार नदियां इधर उधर से अपना जल लेती हैं, या इधर उधर से अपना जल लेकर के बहाव करती हैं, तो इसको वृक्ष नुमा बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में एक बार पढ़ लें हम, तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। It is a branching tree-like drainage pattern which is generally found on the flat ground.
तो जो है जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स पर जो सिंधु गंगा के मैदान पे इस तरह से प्लेन पे नदियाँ कुछ इधर बह रही कुछ इधर बह रही कुछ एक ब्रांच टाइप फैल जाती है, ट्री की ब्रांच टाइप, उसको डेंड्रियाट्रिक अंग्रेजी में बोलते हैं, वृक्षाकार, वृक्षनुमा प्रतिरूप बोलते हैं हिंदी में, वृक्षनुमा प्रतिरूप यानी पैटर्न, यानी डेंड्रियाट्रिक पैटर्न अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, जो जिस तरह से याद कर सके। इसी तरह हमारे पास जो है पैटर्न के बारे में ट्रिलाइज सिस्टम है। ट्रिलाइज में आपको थोड़ा सा बता दें, हम बोला था ना पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रिलाइज सिस्टम जिसे आप लोग आयताकार भी कह सकते हैं या जो है रेक्टेंगुलर जिसको बोलते हैं। देखिए एक सीधी नदी है, मेन नदी है, बहुत सारी नदियां इसको आके समकोण पे मिलती है, यानी ये इधर से ये मेन नदी हो गई आपकी, ये सारी नदियां इसको समकोण पे यहाँ पर आकर मिलती है, तो इसको ट्रिलाइज सिस्टम ही बोलते हैं। इसको जो है उसको अब हिंदी में तो मुझे याद नहीं आ रहा है, ट्रिलाइज सिस्टम इसको बोलते हैं, ट्रिलाइज सिस्टम, पैटर्न सिस्टम नहीं पैटर्न। एक मेन नदी है, सारी नदियां समकोण पे, इस पे भी हो सकता है कोई इधर समकोण पे मिल रही हो, यानी रेक्टेंगल पे मिल रही हो, तो इसको ट्रिलाइज सिस्टम बोलते हैं। इसको हिंदी में भी देख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, याद कर लीजिएगा इसको। और जो है और कुछ कई बार ऐसा होता है जब सीधी, ये मेनली कहाँ पे होता है, जहाँ पर रॉक सॉलिड रॉक्स होती है, तो वहाँ पर बीच बीच में घुमावदार का चांस मिलता नहीं है, तो जहाँ रॉक सॉलिड होगी वहाँ पे ज़्यादातर दो नदियाँ पैरेलल ऐसे बह रही होंगी, फिर जाके कहीं सीधी उसमें मिल रही होंगी। एकदम सीधा तभी बहेगी जब आपका सरफेस मजबूत होगा, यानी नीचे से कोई घुमाव का चांस कम होगा। तो इस तरह से हमें लगता है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है ज़्यादा ये पैटर्न फॉलो करती हैं। अब आते हैं हम लोग जो है रेडियल सिस्टम, जैसे एक वॉल्केनिक ऊंचाई से बह रहे, कई बार ऐसा होता है एक जल स्रोत यहाँ है, यहाँ से इधर भी निकल रही है, यहाँ से इधर भी निकल रही है, एक ही जगह से ऊंचाई से निकल रही है, इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, यानी ऊंचाई जैसे बालकनो जो ज्वालामुखी पर्वत टाइप को वहां से अगर पानी बह रहा है, चारों तरफ बह रहा है, तो इसे रेडियल सिस्टम भी बोलते हैं। यानी ऊंचाई से अगर कोई चीज बहता है तो इसे रेडियल सिस्टम, यानी कि कोई ड्रेनेज सिस्टम जहां स्प्रेड आउट हो रहा है, चारों तरफ स्प्रेड आउट हो रहा है, फैल रहा है, तो इसको रेडियल सिस्टम भी बोलते हैं। रेडियल यानी अरीय, रेडियल पैटर्न बार बार मैं सिस्टम बोल जाता हूँ। रेडियल पैटर्न यानी अरीय, हिंदी में बोलते हैं इसको अरीय। तो एक हो गया आपका वृक्षनुमा और ये हो गया आपका अरीय, और बीच में था रेक्टेंगुलर, इसको हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, जो हमने अभी जो बताया था, जो है कौन सा सिस्टम था वो आपका ट्रिलाइज सिस्टम, को हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक होता है कि जो आपकी गायब हो जाती है, जैसे लूनी नदी जाके गायब हो गई, आगे चल के जो है उसको हिंदी में भी कुछ बोलते हैं, उसको डिसअपियर, अंग्रेजी में डिसअपियर सिस्टम, यानी जो लुप्त नदियां हैं आगे कुछ दूर गई और जो है जैसे आपकी लूनी नदी जाके राजस्थान में आगे बढ़ के गुजरात में गायब हो जाती है, वो समुद्र नीचे उसी जो रेगिस्तान में खो जाती है, तो ये जो है अंडरग्राउंड हो जाती है, एक ये भी पैटर्न होता है। तो ये सारी पैटर्न की चर्चा, अब हम पैटर्न सिंधु नदी सिस्टम पे चर्चा करेंगे, जहाँ पे सिंधु होगी, कहाँ से निकलती है, झेलम होगी, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और उस पर जितने डैम बने हैं, उस पर कौन कौन सी परियोजना बनी है, हम उस पर आने जा रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ कमिंग वेरी सून। तो आप लोग जो है इसकी तैयारी में लग जाइए और अपना भी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।